नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल एक बार फिर और आने वाले 2-3 हफ्ते मैं इंग्लैंड से ही, यूनाइटेड किंगडम से ही सीधा सवाल करने वाला हूं। और आज मैं दरअसल कमरे के अंदर बैठा हूं क्योंकि बाहर थोड़ी बदली है, बरसात की भी आशंका है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन जिस सूबे की मैं बात करने वाला हूं वहां पर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। सियासी पारा पहले भी बढ़ा हुआ था। चुनाव के दौरान जो मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस लोकसभा चुनाव हुए तब भी गर्माहट थी। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। लेकिन जो बीजेपी का, शब्दों पर गौर कीजिए, बीजेपी का जो विजयी रथ एक्सप्रेस वे पर चलता दिखाई दे रहा था, 370 पार अपने दम पर जो हुंकार ताल ठोकी जा रही थी, उत्तर प्रदेश उस जीत के एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा बोल्डर, एक बड़ा स्पीड ब्रेकर साबित हुआ। 62 सीटें जीती थी बीजेपी ने 2019 के चुनाव में, 80 में से उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बार वो गोता खाती दिखी, आधे से भी कम के लगभग सीटों पर आकर अटक गई। 33 सीटें ही बीजेपी जीत पाई और 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली जबकि एनडीए को 36 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। और लोकसभा के नतीजों को विधानसभा में तब्दील करें तो 174 सीटें, 403 की विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, वो मिली एनडीए को, जबकि इंडिया गठबंधन 244 सीटें या वहां पर जीत हासिल करता दिखाई दिया। यानी कि आज विधानसभा चुनाव हो जाएं तो वो सरकार भी गिर सकती है। हालांकि ये दोनों की कंपैरिजन काफी हद तक बेमानी भी होती है, लेकिन एक आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं। और 4 जून को ये नतीजे आए, आज 22 जून है, तब से अब तक उत्तर प्रदेश में लगातार खटपट की खबरें आ रही हैं, समीक्षा की जा रही है, जूतम पैजार भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। गद्दार जैसे शब्दों का, आस्तीन के सांप जैसे शब्दों का विधायकों ने काम नहीं किया, एसपी के, समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर रहे, ऐसे सुर सार्वजनिक मंचों से हमें सुनाई दे रही है। लेकिन परसों जो हुआ वो अपने आप में दिलचस्प भी है, अजब गजब भी है, मैं अप्रत्याशित शब्द भी इस्तेमाल कर सकता हूं। परसों 2 यूपी के केंद्रीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह की मौजूदगी में अयोध्या में जो हनुमान गढ़ी है, वहां के महंत राजू दास, नाम से तो आप वाकिफ होंगे, नाम तो जानते होंगे, और जो डीएम हैं, जिला अधिकारी हैं नीतीश कुमार के बीच जबरदस्त खटपट, तू मैं हुई, नोकझोंक हुई केंद्रीय मंत्रियों के सामने। और फिर जो सिक्योरिटी गार्ड था, सुरक्षाकर्मी था महंत राजू दास का, वो भी हटा लिया गया कि आपराधिक पृष्ठभूमि है, यह कह दिया डीएम ने कैबिनेट मंत्रियों के सामने। और राजू दास यह आरोप लगाते रहे जिला अधिकारी पर कि यह तो समाजवादी पार्टी का एजेंट है और साधु संतों का अपमान किया जा रहा है। अब अयोध्या अपने आप में बहुत दिलचस्प है। जो ये नतीजे आए, इनमें अयोध्या नगरी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, राम मंदिर की गूंज सुनाई दे रही थी, राम लहर के सहारे 400 पार का नारा एनडीए बुलंद भी कर रहा था, लेकिन अयोध्या ही हार गए बीजेपी वाले और एनडीए वाले। और अयोध्या में जो विधानसभा क्षेत्र हैं, अयोध्या, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और दरियाबाद, तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत गई। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा सीटों का भी मैं जिक्र कर रहा हूं। फिर महंत राजू दास को लखनऊ बुलाया गया, योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत हुई। लेकिन ये आलम आया कैसे? ये नौबत, ये सूरत हाल किस ओर इशारा कर रही है? क्या संकेत है, क्या संदेश है? यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी का वोट फीसदी लगभग 9% गिरा, 50 से 41% पर आ गई बीजेपी उत्तर प्रदेश में। उस उत्तर प्रदेश में जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। मोदी और योगी के करिश्मे पर बैंक कर रही थी बीजेपी। लेकिन सबसे बड़ा धक्का गच्चा महाराष्ट्र के बाद कहीं लगा तो वो उत्तर प्रदेश में लगता दिखाई दिया। अब समीक्षा भी हो रही है, कमेटियां बनाई गई, 40 सब कमेटी, 2-2 सांसद, सबसे इनपुट्स लिए गए। अब उस समीक्षा, एबीपी न्यूज की यह एक्सक्लूसिव खबर है, मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ये जानकारी लेकर आए हैं। समीक्षा में क्या पाया गया? समीक्षा में पाया गया कि अधिकारियों की मनमानी एक बड़ी वजह है। 5 अहम बिंदु आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। अधिकारियों की मनमानी, इसका मतलब क्या होता है? मतलब राज्य सरकार ने क्या छूट दे रखी थी अधिकारियों को? किस बात की छूट थी? निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराए जाएं, कोई बेईमानी ना हो, कोई गुंडागर्दी ना हो, या क्या यह कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अधिकारियों से कह रही थी कि हमें हरवाने के लिए काम करो? ऐसा कभी संभव हो सकता है? जनप्रतिनिधियों की सुनवाई ना होना। अब ये दोनों जो बिंदु हैं, ये परसों रात जो सरजू गेस्ट हाउस पर हुआ उससे जुड़कर देखा जा सकता है। महंत राजूदास कह रहे हैं मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मेरा गार्ड हटा लिया। डीएम कह रहे हैं इनकी तो आपराधिक पृष्ठभूमि है। वो कह रहे हैं ये तो समाजवादी पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो अधिकारी मनमानी कर रहे हैं क्या? क्या महंत राजूदास को एक राजनीतिक मोहरे की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है? तंज कस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अखिलेश यादव की साधु संतों का अपमान मत करो। उनकी मांगे तो पूरी होनी चाहिए, उनको सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। तीसरा जो अहम बिंदु है, मतदाता सूची से नाम कटने की बात। बीएलओ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। खास अयोध्या में भी यह बात आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं हमारे पक्के वोटर्स वोट ही नहीं डाल पाए क्योंकि मतदाता सूची में नाम नहीं था। अब यह किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग की है, राज्य सरकार की है, या केंद्र सरकार की? बिंदु आप जोड़ते जाइए, क्रोनोलॉजी समझिए। संविधान बदलने की बात, 400 पार का नारा, और यह बात तो सरसंचालक ने अहंकार की बात की, आभासी प्रचार की बात की। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि 400 पार का नारा एक बबल था, एक गुब्बारा था, और उसे विपक्ष ने आरक्षण और संविधान बदलने से जोड़कर नुकसान कर दिया बीजेपी का और एनडीए का। यह मुद्दा, यह तो केंद्रीय नेतृत्व से जुड़ता है। तो 3:1 का आंकड़ा बन रहा है। अब आखिरी बिंदु, संविधान की भर्तियां और उसमें आरक्षण ना होना। जो ये टेम्पररी नौकरी मिलती है, भाई इसमें आरक्षण का कोई जिक्र नहीं था। जाति विशेष को दी जा रही थी क्या? बाकी जातियां इस बात को लेकर भड़क गई क्या? अब यह अपने आप में दिलचस्प है। यह तो सीधे सीधे योगी सरकार पर इशारा किया जा रहा है कि आपने नुकसान कर दिया, पैर पर कुल्हाड़ी मार दी या कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। और इसमें दिलचस्प बात यह है, जो हमारी जानकारी है, एक्सक्लूसिव जानकारी है एबीपी न्यूज की, जो अभिषेक उपाध्याय लेकर आए हैं, यह दी गई प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को, और वो मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से, और उन्होंने ये समीक्षा रिपोर्ट सौंप दी है। और साथ ही साथ परसों रात जो अयोध्या में हुआ, सरजू गेस्ट हाउस में हुआ, जो तू मैं कहा सुनी हुई, उसकी भी बाकायदा जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी। भूपेंद्र चौधरी से मिले भी अभिषेक उपाध्याय।
अब क्या खिचड़ी पक रही है? समीक्षा हो रही है, बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है, अंदर खाने उठापटक हो रही है। बहुत दो फाड़ नहीं, तीन फाड़ भी क्या बीजेपी होती दिख रही है, जो अमूमन बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी में, चाल चरित्र चेहरे की दुहाई देने वाली पार्टी में देखने को कम ही मिलता है। भाई, चुनाव के दौरान भी यह बात उठी थी, अरविंद केजरीवाल ने उठाई कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। इसके तार गुजरात से भी जुड़े थे। पुरुषोत्तम रूपाला ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी थी राजपूत समाज को लेकर, राजपूतों की नाराजगी हुई, दक्षिण से उसकी गूंज सुनाई दी, और उसमें यह भी जुड़ गई बात कहीं ना कहीं कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की विदाई की तैयारी की जा रही है। और इसी में एक और घटनाक्रम जुड़ता है, उसका भी एक दिलचस्प पहलू है। यह खबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मुजफ्फरनगर से जायंट किलर रहे संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री भी थे, चौधरी अजीत सिंह को 2019 में हराया था संजीव बालियान ने। वो इस बार हार गए, 24,000 से कुछ ज्यादा वोटों से वो हार गए हरिंदर मलिक से उस मुकाबले में। और आरोप सीधा लगाया संगीत सोम पर, जो सरदना से विधायक होते थे, बाहुबली भी हैं, आक्रामक तेज तर्रार नेता हैं बीजेपी के, और वो ठाकुर समाज, राजपूत समाज से आते हैं। उनमें तू मैं हुई कि सरदना में कौन जीता, खतौली में कौन जीता, किसकी क्या जिम्मेदारी थी। पर उसके बाद एक चिट्ठी भी घूमने लगी जिसमें तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप, तार ऑस्ट्रेलिया से जुड़े कि संजीव बालियान ने बहुत जमीनें खरीदी हैं, खनन किया है, वगैरह वगैरह वगैरह, और जोड़ा गया कि यह संगीत सोम खेमा कर रहा है। अब संजीव बालियान वो मिलते हैं गृह मंत्री से और कहते हैं कि जी सीबीआई जांच होनी चाहिए इन आरोपों की। आरोप आपस में ही लग रहे हैं, बीजेपी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और दूसरा बीजेपी का नेता फिर केंद्रीय गृह मंत्री गृह मंत्रालय में जाकर कहता है इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए। तो ये क्या इशारे, क्या संकेत मिल रहे हैं हमें उत्तर प्रदेश से, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपी में हार का असर, समीक्षा के बाद टोपी ट्रांसफर की जा रही है। जीत होती जीत के बहुत जनक होते हैं, हार का कोई नहीं। और भीतर घात की लड़ाई, अब बात ऊपर तक चली आई, अब ऊपर तक पहुंच गई है। चर्चा में मेरे साथ आज किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को मैंने नहीं बुलाया है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की था लेते रहते हैं, नब्ज टटोलते हैं, जानते हैं लाइक द बैक ऑफ देयर हैंड्स। प्रभु चावला हैं, सीधी बात करते आए हैं, सीधा सवाल के अब ऑलमोस्ट रेगुलर हिस्सा हैं, सबसे तजुर्बेकार भी हैं इस पैनल में। अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शीतल सिंह है हमारे साथ, इनके बारे में आपको बता चुका हूं, ये शहर छोड़कर अब गांव देहात में ही बस गए हैं, उत्तर प्रदेश से सीधा ताल्लुक रखते हैं। इस पैनल में सबसे युवा लेकिन तजुर्बे में कम नहीं है मनोज राजन त्रिपाठी हैं, और उनसे भी युवा पर वो एनालिस्ट की भूमिका में नहीं है, हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, जो ये एक्सक्लूसिव खबर भी लेकर आए हैं। समीक्षा रिपोर्ट में क्या क्या बिंदु अंडरलाइन किए गए। पर अभिषेक, शुरुआत करूंगा, ये गुरुवार को क्या हुआ है, इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या संदेश? दो मंत्रियों के सामने महंत राजू दास और नीतीश कुमार जो जिला अधिकारी हैं, जबरदस्त नोकझोंक, तू मैं होती है। क्या कहती है ये तू मैं? संदीप, ये जो भी हुआ है ये वही हुआ है जिसकी लगातार चर्चा चल रही थी। ये जो समीक्षा के लिए टीमें जा रही हैं, 40 टीमें हैं, और ये जहां जहां जा रही हैं वहां यही बात सामने आ रही है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं।
कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन है, हम किस बात के लिए वोट मांगने जाएं जब हमारे काम ही नहीं होते हैं। ये जो चल रहा था, ये मुसलसल एक सिलसिला चल रहा था संदीप, ये इसी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया। ये संयोग था, प्रयोग था, ये बात की बहस का विषय है, लेकिन ये पहला संयोग है कि प्रयोग? जी नहीं नहीं, यही सवाल है। ये संयोग था कि भाई मिल गए, कुछ तनातनी थी, या ये प्रयोग भी है कुछ? देखिए, ये जो घटनाक्रम हुआ, जब उसको हम देखेंगे तो हमको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रात 11 बजे की घटना है, 20 तारीख की रात, अयोध्या का सरजू गेस्ट हाउस, और वहां पर 2 काबीना मंत्री मौजूद होते हैं। वहां सूर्य प्रताप शाही होते हैं, जो अयोध्या के प्रभारी भी हैं, और वहां पर पर्यटन मंत्री भी जयवीर सिंह भी मौजूद होते हैं। समीक्षा चल रही होती है। राजू दास टाइम लेके आए थे, इस पे ध्यान देने वाली बात है। राजू दास ने सूर्य प्रताप शाही, जो अयोध्या के प्रभारी मंत्री, उनसे बाकायदा समय लिया था, उन्होंने बुलाया था समीक्षा में। राजू दास वहां पहुंचे और राजू दास ने वहां पहुंच करके जम के भड़ास निकाली। जो आप संयोग प्रयोग की बात कर रहे हैं वो अभी आप सुनते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। राजू दास ने बताया कि किस तरह से अधिकारियों ने मनमानी की है और अधिकारियों का पक्षपातपूर्ण रवैया रहा, और बड़ी बात यह है कि बाकी के जो वहां पर मौजूद थे संगठन के लोग, वो भी यही कहानी दोहरा रहे थे। इस बीच में वहां पर डीएम की एंट्री होती है। डीएम का और राजू दास का आमना सामना होता है। वहां पर राजू दास और डीएम का जैसे आमना सामना हुआ तो डीएम भड़क जाते हैं, क्योंकि राजू दास ने कुछ ऐसी बातें कही थी हार के बाद जो डीएम को बड़ी नागवार गुजरी थी। राजू दास ने साफ तौर पे कहा था कि ये प्रशासन जिसके नाते आप लोग हारे हैं और ये प्रशासन मनमानी हरकतें करता है। वहां पर दोनों लोगों के बीच में भिड़ंत हुई है, और बड़ी बात यह है दोनों मंत्री एकदम मूक रहे हैं, एक शब्द नहीं कोई बोला है। सूर्य प्रताप शाही एक शब्द नहीं बोले हैं, जयवीर सिंह एक शब्द नहीं बोले हैं। वहां सबके सामने भिड़ंत हुई है। राजू दास को डीएम ने जो कहा है वो उसकी चर्चा अभी यहां नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके बाद गनर है, इनके सामने कहा गया कि गनर भी यहां से जाए, और गनर कैसे घूम रहा है, गनर भी वापस ले लिया गया। ये सामने सामने घटना हुई, उसके बाद डीएम वहां से चले जाते हैं। अब आप ये समझिए कि जो चीज लगातार पूरब से लेकर के मुजफ्फरनगर से शुरू कर कीजिए आप, और वहां से लेकर के गाजीपुर और वहां से लेकर आजमगढ़, हर समीक्षा में जो शिकायत हो रही थी वही शिकायत 2 काबीना मंत्रियों के सामने जस का तस लाइव डेमो हो गया, और दोनों काबीना मंत्री एक भी शब्द नहीं बोले और इस बात को दबाया गया। बड़ी बात यह भी कह रहा हूं संदीप, रात 11 बजे से लेकर के कल दोपहर 2 बजे तक कोई कुछ नहीं बोला। हमारे पास खबर थी, हमने कंफर्म किया, कई लेवल पे कंफर्म किया, लेकिन कोई बाइट देने को तैयार नहीं हुआ। फिर चूंकि खबर कंफर्म थी, इसके बाद हमने उस खबर को एबीपी न्यूज पे ब्रेक किया। खबर देने के 3 घंटे बाद राजू दास सामने आए, क्योंकि उनको भी जानकारी यह है कि इस बारे में बोलने से मना किया गया था कि इसको अंदर ही अंदर इसको दबा दिया जाए। उसके बाद सारी मीडिया वहां पहुंचती है राजू दास के सामने, और 3 घंटे बाद राजू दास आते हैं और उसके बाद आके फट पड़ते हैं, अपनी सारी कहानी बयां कर देते हैं। तो वो बात जो पर्दे के पीछे थी, जो 2 बजे एबीपी न्यूज के जरिए आई, फिर वो सरेआम हो जाती है। तो आप यूं समझिए कि ये घटना घटी, ये घटना अंदर तक एक गुबार था जिसको फूटना ही फूटना था। 2 मंत्रियों के सामने फूटा और उसको दबाने की कोशिश की गई, और उसके बाद वो सामने आई। ये कहानी अयोध्या में आ गई सामने, लेकिन हर जगह यही शिकायत है। और मैं आपको अगर उपसंहार पे जाऊं, निष्कर्ष पे जाऊं, तो कहानी सीधी सी है। ये सीधा सरकार की ओर संकेत था कि सरकार का संगठन के साथ में कोई तालमेल नहीं है। सरकार की जो सरपरस्ती, उसमें ये जो अधिकारी हैं, ये बुरी तरह से निरंकुश हो चुके हैं। मैं और आसान और सरल भाषा का इस्तेमाल कर दूं अभिषेक, ये तो सीधा हमला योगी आदित्यनाथ पर है। राज्य सरकार मुखिया योगी आदित्यनाथ है कि योगी आदित्यनाथ के राज में या उनकी शह पर या उनके कहने पर अधिकारी मनमानी कर रहे थे, बीजेपी का नुकसान कर रहे थे। देखिए, संकेत की आप बात करेंगे तो बिल्कुल संकेत वहां तक जाता है। और मैं एक चीज और जोड़ दूं, आज जो अभी हमने खबर दिखाई संजीव बालियान वाली, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो चिट्ठी भी हमने दिखाई सबसे पहले। उस चिट्ठी में बाकायदा संजीव बालियान एक लाइन लिखते हैं संदीप कि ये जो षड्यंत्र हुआ है, सीबीआई जांच हो ताकि इस षड्यंत्र के पीछे के चेहरे सामने आ सकें। संगीत सोम के चेहरे के पीछे का चेहरा कौन है, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। और आप सोचिए कि जब ये पूरा मामला हुआ है मुजफ्फरनगर में, तो वहां पर जो छतरी पंचायतें हुई हैं, ये सवाल भी समीक्षा बैठक में हुआ है कि जातीय गोलबंदी की शुरुआत छतरी पंचायतों के माध्यम से हुई है, और उन पंचायतों को इजाजत प्रशासन ने दी है, यह भी उसमें कहा गया है जो समीक्षा रिपोर्ट आई है। तो ये जो सारे संकेत है, जब आप इनको जोड़ेंगे तो जैसे ये कोई कलाकृति होती है, अलग अलग हिस्से आप जोड़ें तो पूरा तैली चित्र साफ हो जाता है, वैसे ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। संदीप, अब जो ये 5 चीजें समीक्षा रिपोर्ट में रखी गई हैं, जो जानकारी आप लेकर आए हैं, अधिकारियों की मनमानी,
जनप्रतिनिधियों की सुनवाई ना होना, मतदाता सूची से नाम कटने की बात और संविदा की भर्तियां जो हुई उसमें आरक्षण का ना होना। एक आरक्षण की बात छोड़ दो, संविधान बदलने की जो बात है, 5 में से 4 चीजें तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब ये टोपी ट्रांसफर का खेल शुरू हो गया है क्या? बिल्कुल, देखिए एक बात दरअसल हार किसकी वजह से हुई जी, और इसमें केंद्रीय नेतृत्व भी है, राज्य सरकार भी है और इसमें संघ भी आ जाता है। संदीप एक थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट कर दूं, आज जो हुआ है, भूपेंद्र चौधरी ने मौखिक तौर पे सारी बातें बताई हैं। रिपोर्ट 25 तक आएगी, इस बात को भी हमने मेंशन किया था कि 25 तक रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन बातें यही हैं। एक बात मैं और आपको और जोड़ दूं, ये मौखिक तौर पर ये 5 चीजें बिल्कुल चिन्हित की गई हैं। बिल्कुल चिन्हित की गई हैं और इसमें एक पेपर लीक का मुद्दा भी बताया गया है कि पेपर लीक वो फिर राज्य सरकार पर आता है कि पेपर लीक जिस तरह से हुआ है और जिस तरह से संविदा की में जो बात है, ये कहा गया है कि लगातार नौकरियां संविदा पे दी जा रही हैं, आरक्षण तो आप दे ही नहीं रहे हैं। 69,000 शिक्षक की जो भर्ती हुई, वहां भी आरक्षण का मुद्दा हो गया, उसको भी आप सॉल्व नहीं कर पाए। ये सारी बातें कही गई हैं। और एक और जो बड़ी अहम बात इस सब से जुड़ी हुई है, जो वहां पर बताई गई है, वो फिर उसी बात पर आ जाती है जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि जो जाति गोलबंदी है उसकी शुरुआत की गई और वो शुरुआत भी क्षत्रिय महापंचायतों के रूप में हुई। तो ये सारे जो बातें कही गई हैं, एक आरक्षण को छोड़ दीजिए तो आपका जिस निष्कर्ष की ओर आप ले जा रहे हैं वो निष्कर्ष जाता है। और एक बात और अंडरलाइन की गई, मैं आपको बता दूंगा, समीक्षा रिपोर्ट में आनी ही आनी है कि संगठन को सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिला है, ना के बराबर मिला है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि समीक्षा रिपोर्ट में आनी तय है, क्योंकि यह बात भी सामने लाई गई है। संदीप, प्रभु 50 साल से ज्यादा हो गए आपको राजनीति के पेच, भीतरघात, अंतर कलह को ट्रैक करते हुए। ये जो बीजेपी में हो रहा है और खास उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये भीतरघात की लड़ाई ये अब ऊपर तक चली आई है। कहानी क्या कह रही है? संदीप, मैं तो आपने जैसे कहा बहुत इलेक्शन देखे हैं। ये जो जो बताए जा रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। जीतने से पहले ये सब दिखाई नहीं दे रहा था क्या? सब अगर सरकारी अफसर नहीं दे रहे थे क्या? सरकार क्या बीजेपी के बीच में समन्वय अच्छी तरह चल रहा था? ये जितने भी आपने बात कही है, सूची की बात है, अमित शाह वहाँ के महामंत्री इंचार्ज बने थे 2012 के अंदर। उन्होंने एक सेटअप किया था सिस्टम, बूथ इंचार्ज होंगे, पन्ना प्रमुख होंगे, सब लिस्ट बनती है। इस बार भी बनी थी, तब तक किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया लिस्ट बन की। हर कैंडिडेट को लिस्ट नॉमिनेशन से पहले मिल जाती है। नाम कट गए थे, बताया क्यों नहीं गया? सरकारी अफसर आपको सपोर्ट नहीं करे, क्या मतलब? आपने कहा कि हम करप्शन सहन नहीं करेंगे और एमएलए कहता जी इसको ठेका दे दिया, योगी साहब ने नहीं दिया तो उसको सपोर्ट होगी। क्या सपोर्ट नहीं मिली? मैं ये जानना चाहूँगा कि हर बार इलेक्शन के बाद समन्वय होती है। ठींगरा जो है नेता के सिर पर पड़ने चाहिए, जिन्होंने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया, जिन्होंने प्रचार की स्ट्रैटेजी बनाई, जिन्होंने आउटसोर्स कर दिया, उनके ऊपर नाम लेने के तैयार नहीं है। अभी तो कुछ देर पहले आप कह रहे हैं कि संगीत सोम कहता है बाल्यान ने हराना, बल्यान ने कह दिया संगीत ने हराना। अब कहते हैं नहीं, सरकारियों ने हरा दिया। सरकारी अफसर मतलब फैसला कर लीजिए किसको ब्लेम करना है। कि होता क्या है कि जो असली ब्लेम करने लायक होती कि आपकी रणनीति फेल हो गई, आप ज़मीन को असेस करने में फेल हो गए। ये बहाने अभी बताए जा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में समन्वय नहीं था, अफसर हमारी मर्जी से काम नहीं करते। अफसर बीजेपी के एम्प्लॉय तो है नहीं। और बाबा कहता कि मैं बेईमानी टॉलरेट नहीं करूँगा। स्पेसिफिक एग्जाम्पल क्या हैं कि हमारे कहने से ये काम ठीक नहीं हुआ, मैंने किसी पार्टी की रिपोर्ट में आज तक नहीं देखा। वो कहें कि इस अफसर ने, हमने ये काम कहा कि नाली टूटी पड़ी है, जो पुल गिर रहे हैं ये ठीक नहीं गिरा है 6 महीने पहले, तो समझ में आता है क्या क्या खामियां थी जो अफसरों की वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ा। वो चुनाव से पहले दिखाई क्यों नहीं दे रही थी? और चुनाव हार गए तो IAS अफसर जिम्मेवार हैं। चुनाव जीत जाते तो कहते नहीं इन सब ने हमको सपोर्ट किया। बलियान हरा रहा है या जाति हरा रही है, क्षत्रिय हरा रहे हैं, ये कहिए कि कार्यकर्ता बीजेपी का जो पहले होता था, जो दरी बिछा करके पोस्टर लगा करके काम करता था, वो गायब हो गया है। अब हर पार्टी का कार्यकर्ता सूमो में चलता, सूमो तो अब है नहीं, एंडेवर में चलता है, फॉर्च्यूनर में चलता है, एयर कंडीशन गाड़ियों में चलता है, गमछा पहन के चलता है। उसका रहने का तरीका देख लीजिए। कार्यकर्ता नाम की चीज़ बीजेपी के समाप्त हो चुकी है। संघ के कार्यकर्ता ही वहाँ पर काम कर रहे हैं। जो कुछ भी इज्जत बची है, जो संघ के RSS के कार्यकर्ता वही काम करते जा रहे हैं। और ये एक षड्यंत्र भी दिखाई देता है कि सेंटर के ऊपर कई लोग, अब मैं देखता हूँ पत्रकारों की तरफ से 2 खेमे में बटे हुए हैं। एक तो योगी के पीछे डंडा लेकर के पड़ा हुआ है कि योगी के राज के उनके पर्सनल करप्शन चार्ज उनके ऊपर आज तक नहीं लगा। जातिवाद का कई बार उनके ऊपर चुनाव लगता है,
लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़िया है, इसके लिए प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। तो महिलाओं के साथ सबसे सुरक्षित वहाँ पर वो भी हैं। अब कार्यकर्ता की, अफसरों की बात नहीं, अब कर देखा होगा कल एक पुलिस वाले ने डीएम की नहीं इसमें एक सेकंड प्रभु, वहाँ पर प्रभु एक चीज में यहाँ पर प्रभु एक चीज मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। बड़ी एक अहम बात आपने कही, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेकर और महिला की सुरक्षा को लेकर ताल ठोकी जाती है। पर ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज आई है, कल एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि देश भर में महिलाओं के खिलाफ जितने अपराध होते हैं उसमें दरअसल उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर है। 55% महिलाओं के खिलाफ अपराध अकेले उत्तर प्रदेश में होते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश की एक बड़ी गुलाबी तस्वीर पेश हो रही थी। अब यह रिपोर्ट का आना भी यह संयोग तो नहीं हो सकता। नहीं, ठीक बात है आपकी, बिल्कुल खैर महिलाओं के लिए, क्योंकि पिछले 15 सालों से देखेंगे आप, मध्य प्रदेश जिनके बीजेपी रन स्टेट्स हैं वो सबसे टॉप में रहते हैं, पहले 10 में रहते हैं। सवाल ये कि ताल आपने ठीक कहा, ठोका जा रहा था, पर मैं जो इशू को उठा रहा हूँ, ये सब जो इशू आप उठा रहे हैं कि वहाँ पर सरकार ने मनमानी की, लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी, क्योंकि किसी ने कहा नहीं आज तक, बड़े से बड़े नेता आप ठोक के बात है कि हम 60 के 80 के 80 जीतेंगे, हारने के बाद कहते हैं ये कारण, जो कारण आज आपको दिखाई दे रहे थे ये चुनाव के दौरान तो पैदा नहीं हुए। सूची में अगर नाम गायब थे तो सूची तो आपको दी गई थी, तब क्यों नहीं पकड़ा आपने? ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रेज किए? कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे थे, अफसर उनकी शिकायत पहले क्यों नहीं किया आपने? सवाल ये उठता है कि बहाना तो मैं इसको और सरल कर दूं प्रभु, आपकी इजाजत से इसे और सरल कर दूं एक सवाल के जरिए। ये जो बीजेपी में हो रहा है और जिसकी आपने कहा भी कि कुछ पत्रकार वो योगी आदित्यनाथ की पैरवी करते दिख रहे हैं, कुछ अमित शाह, ये सीधी लड़ाई तो दरअसल गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की है। अब वो खुलकर सामने आ गई है। यही टोपी ट्रांसफर का खेल या भीतरघात की लड़ाई जो ऊपर तक चली आई, यही कह रही है ना कहानी। ट्रांसफर टोपी, ये मैंने कहा ना, हर नाते अब कहते जब कांग्रेस हारती थी तो कहते राहुल गांधी नहीं हारा, कांग्रेस हारी है, वर्कर हरा दिया है। अब ये बीजेपी भी यही परेशानी जो आखिरी टोपी बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर यूपी के अंदर खास करके जातिवाद इतना भ्रमण हो गया कि ठाकुरवाद हो गया, बनियावाद हो गया, अल्पवाद हो गया, ठाकुर जाटवाद हो गया। मैं ये कह रहा, योगी के ऊपर अगर आक्षेप लगा रहे हैं, योगी बने हैं, योगी चॉइस जो है एमएलए की ना होकर के यहाँ की चॉइस थी, मोदी जी ने उनको अपॉइंट किया था। पर सवाल है पिछले दूसरी बार चुनाव जिता कर भी तो लाए ना वो। सवाल तो ये कि जब आदमी एक 5 साल जब एमएलए एमपी रहा, वो दोबारा चुना कर लेकर के आया, आपने उसको चुना, अगर आपको पर लगता है वो काम नहीं कर रहे थे तो पिछले 4 साल से आपने समीक्षा क्यों नहीं की, या 2 साल से दोबारा चुन करके समीक्षा क्यों नहीं की? अभी आपको लगता है कि केंद्र को आप ब्लेम नहीं करना चाहते, मोदी योगी के ऊपर डाल दीजिए, योगी के लोग पर आप ब्लेम नहीं करना, केंद्र के ऊपर डाल दीजिए। मेरे को लगता है कि ये डाइवर्ट करने की बात हो रही है अटेंशन की। महाराष्ट्र में क्यों हार गए आप? महाराष्ट्र में परसेंटेज के हिसाब से देखें, वहाँ पर यूपी से बुरी हाल हुई है, तो वहाँ महाराष्ट्र की सुरक्षा के वहाँ पर ये बात क्यों नहीं आ रही कि अमित शाह और देवेंद्र नहीं, वहाँ भी एक दिलचस्प, देखिए राजनीति में संकेत संदेश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं प्रभु। आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने तो इस्तीफा देने की भी बात की। अब ये क्या दरअसल कि भाई हम महाराष्ट्र में आ रहे, यूपी में भी आ रहे हैं, वहां कौन इस्तीफा देगा? ये भी खेल हो रहा है, क्योंकि राजनीति में ये वो परतदार पराठा होता है, ये लच्छा पराठा होता है, बहुत परतें होती हैं राजनीति की। पार्लियामेंट इलेक्शन में टॉप से फैसले होते हैं। जब भी है किसी भी प्रधानमंत्री या पार्टी अध्यक्ष को देना चाहिए। अडवाणी जब 2004 के अंदर चुनाव हारे थे, एक समस्या कमेटी तब बनी थी बीजेपी की, 2004 आनंद कुमार उसके अंदर थे, वो रिपोर्ट आया था, किसी ने नहीं पढ़ी ना बनी। रिपोर्ट लिखी जाती है फाड़ने के लिए या फेंकने के लिए। आज तक मेरे को नहीं लगता किसी ने किसी को सजा दी है। वही कैंडिडेट रिपीट क्यों हो गए? अब एक रिपोर्ट मेरे पास भी है कि हर कैंडिडेट जितने खड़े किए गए उसके खिलाफ, उनके 25 उनके खिलाफ था कि इनको नहीं खड़ा होना चाहिए, इनके खिलाफ ये उनको ड्रॉप किया। तो ये सब चीज़ें जो है छुपा के हारना, जैसे शुरू में आपने कहा सक्सेस इज मैनी फादर फेलियर तो सवाल बहुत है, पर अब जवाबदेही भी। एक मिनट प्रभु, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब सक्सेस के तो कई जनक होते हैं, कई पिता होते हैं, पर हमारी भारतीय राजनीति में क्या होता है, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जीत का सेहरा प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी, और हार संगठन की। पर दरअसल मनोज, ये संगठन पर भी बात नहीं जा सकती। बीजेपी का जिस तरह का एक ढांचा है, एक अनुशासित संगठन है, तो उसमें
भाई केंद्रीय नेतृत्व का भी हाथ था उसमें, योगी आदित्यनाथ की भी बात थी उसमें, आरएसएस भी है। तो इसीलिए वो हार का बड़ा गुनहगार कौन है, इशारों इशारों में ये राजनीतिक खेल हो रहा है क्या? और बीजेपी की आने वाली राजनीति की एक वानगी भी दिख रही है क्या हमें? संदीप जी, अगर आपको याद हो तो चौथा या पांचवा चरण कंप्लीट हुआ था, और आज जिस मुद्दे पर या पिछले एक दो बार से जो गहमा गहमी मची है, जिसकी रिपोर्ट जा रही है, इस मुद्दे पे हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड आपस में बात भी कर चुके थे कि ऐसा कुछ होने की संभावना है, लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड है, इसलिए इसको ऑन द रिकॉर्ड लाने की जरूरत नहीं है। रही बात महाराष्ट्र या किसी और प्रदेश की, या कलकत्ता में बंगाल में कितनी सीटें आती, यूपी बीजेपी का कोर एरिया है, कोर स्टेट है, और यहां से मोदी भी है, योगी भी है, राम मंदिर भी है, सब कुछ है। इसलिए यूपी सबसे ज्यादा गर्म है इस पूरी समीक्षा को लेकर। बात सिर्फ संजीव बालियान और संगीत सोम की ही नहीं है, बात सिर्फ राजू दास वाले इस अयोध्या मसले की है ही नहीं। सहारनपुर में तो राघव लखनपाल ने पीडब्ल्यूडी के जो राज्य मंत्री हैं ब्रजेश सिंह, और वहां के जो राजीव मुंबर वहां के विधायक हैं, उन पर तो विपक्ष को फंडिंग करने की आरोप लगा दिए राघव लखनपाल ने, जो चुनाव हार गए। ऐसे ही जगदंबिका पाल अपनी सीट तो जीत गए हैं, लेकिन इटवा विधानसभा से जो वो हारे हैं, तो इटवा विधानसभा की जो समीक्षा बैठक चल रही थी, उसमें ठीक पहले वाली सरकार में शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और वहां के जिला अध्यक्ष के बीच में, के कार्यकर्ताओं के बीच में तो जूता लात थप्पड़ घूंसा सब कुछ हो गया। अब आइए बांदा यानी अयोध्या से चलते हैं चित्रकूट की तरफ। वहां आरके पटेल जो बसपा छोड़ के 2017 में आए थे, आनंद शुक्ला जो वहां के विधायक थे, पूर्व विधायक हो गए, पिछली बार चुनाव हार गए, वो गायत्री प्रजापति यानी जो खनन मंत्री थे, जो इस समय जेल में है, जिन पर हजारों करोड़ के खनन का मामला है, वो भाजपा आते हैं, भाजपा से चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार वो टिकट अपना दल के उस पर चली जाती है। आज आरके पटेल साफ तौर पर कह रहे हैं कि आनंद शुक्ला ने मुझे हराया है, फंडिंग की है, और आनंद शुक्ला सरेआम कह रहे हैं कि आरके पटेल अपने कुकर्मों को याद करें, अपने बेटे के कुकर्मों को याद करें, जातियों को, गालियों को याद करें। यह पूरे प्रदेश में चल रहा है। और भूपेंद्र चौधरी से क्या होता है कि भूपेंद्र चौधरी एक रिपोर्ट लेंगे और केंद्र को दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट कौन लेगा? क्या भूपेंद्र चौधरी पर मसले नहीं है? क्या जिला अध्यक्षों और टिकटों में जो गड़बड़ियों के आरोप विधायकों और पदाधिकारी ने दिए हैं, उनकी जांच कौन करेगा? उन भूपेंद्र चौधरी का क्या होगा? भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट कौन देगा? ये बात आज एक फिगर के रूप में आ गई है कि भाजपा और मुरादाबाद जहां से वो आते हैं, लेकिन मुरादाबाद की सीट ही बीजेपी कैसे हार गई, इसका जवाब क्या प्रदेश अध्यक्ष से लिया जाएगा? संदीप जी, 150 विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा में धरना दिया था। किसकी शह पर दिया था? योगी आदित्यनाथ क्या ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जहां पर ब्राह्मणों की नाराजगी का मसला चलता रहता है, वहां ठाकुरों की नाराजगी अचानक कैसे हो गई? एक राजू दास डीएम पर आरोप लगाता है, डीएम उसका गनर हटाता है, लेकिन डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? तो दोनों तरफ से बातें हैं, दोनों ही चीजें। और पूरे प्रदेश में अयोध्या से चित्रकूट से सहारनपुर से लेकर इटवा तक हर जगह बवाल मचा पड़ा है, और दोनों की रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, सरकार की और संगठन की। संघ तो अभी तटस्थ ही है, वो तो खुद ही एक शिकायत लिए बैठा हुआ है, उसकी रिपोर्ट बाद में होगी। लेकिन अभी तो मसला यही है। असल में जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीले होता है मधुर फल जानू। मधुर फल जान के सबने सूर्य को निगल तो लिया। किस ओर जाती दिख रही है बीजेपी? अहम सवाल ये हो जाता है मनोज, आपने बीमारी का विश्लेषण कर दिया, आपने बीमारी का विश्लेषण कर दिया। अब एक डॉक्टर की भूमिका में आपको लाता हूं, तो इसका इलाज क्या है, या कोई इलाज खोज भी रही है बीजेपी? किस तरफ जा रही है बीजेपी यूपी में? सर मिसगाइडेड है, रॉन्ग टर्न है। जब तक, मैं बहुत खुल के कहना चाहता हूं, जब तक अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं होता, तब तक सरकार और संगठन के बीच में कुछ ठीक नहीं होगा, तब तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में कुछ नहीं ठीक होगा, और 2027 तक और चीजें खराब होंगी। तो शीतल, यहां पर दरअसल नो होल्ड्स बार्ड, खुल्लम खुल्ला
आर पार का ऐलान हो गया है क्या? अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में कोई भी खेमा पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। क्या ये सूरत हाल उत्पन्न हो गई है? देखिए, अब ये बिल्कुल स्थापित है, ये सच बहुत लोग बहुत समय से जानते हैं और इसकी बात होती रही है, लेकिन अब ये पूरी तरह से स्थापित है। योगी जी सिर्फ 2 टिकट पे रह गए थे लास्ट में बहस करते करते, एक कानपुर का था और एक गाजियाबाद का वीके सिंह। वो दोनों टिकट भी उनको नहीं मिले। इसके बावजूद योगी जी यहाँ थे। एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये मान सकते हैं कि ठीक है, बहुत सारी जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स रहा होगा। हर चुनाव में, हर स्टेट में, हर जगह होता है। वो चावला साहब ने बहुत बेहतर उसको बता दिया। हारने की परिस्थिति में इन सब चीजों पर ही ठीकरा फूटता है। लेकिन आप बताइए, बनारस को तो सीधे सीधे दिल्ली मॉनिटर करता है। बनारस में 3 लाख, 3.5 लाख वोट कम कैसे हो गए? लखनऊ में आखिरी के 3 दिन पहले शियाओं से जाके राजनाथ सिंह को सपरिवार जान बचाने की भीख क्यों मांगनी पड़ी? इन सब जगहों की तो मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री के भी हाथ में नहीं थी। सीधे सीधे केंद्र अपना डायरेक्ट अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा सिपाही तक नियुक्त होगा, ये सब इन लोगों के हाथ में था। और उत्तर प्रदेश में लगभग हर सीट पर, हर इंडिविजुअल को सीधे अमित शाह जी एड्रेस कर रहे थे। जौनपुर के उस माफिया का मामला हो, यहाँ ये राजा भैया का मामला हो, किसी एक भी छोटे बड़े मामले में सब जगह अमित शाह डायरेक्ट। ये चुनाव मोदी जी का था और योगी जी वगैरह उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। ये मानना पड़ेगा, जो सच है उसको स्वीकारना होगा। 9% वोट कम हुआ है, सामाजिक आधार खिसका है, लोकप्रियता प्रधानमंत्री जी की कम हुई है। अगर इन चीजों को अनदेखी करेंगे तो आने वाले किसी भी और चुनाव में, चाहे वो शीर्षासन करके खड़े हो जाएं, नतीजे पक्ष में नहीं आने वाले हैं। चीजें खिसक रही हैं राजनीतिक तौर पर। तो क्या ईमानदारी से समीक्षा की जा रही है या बलि का बकरा खोजा जा रहा है? कमजोर कड़ी वही जो दबाव में आ गया, खेल ये हो रहा है क्या शीतल? देखिए, जिस लेवल की शत्रुता है उसमें देखिए, पहली लड़ाई आप कह सकते हैं अमित शाह के पक्ष में गई है। वो तो गृह मंत्री फिर से नियुक्त कर दिए गए हैं, यानी उन पर कोई खतरा नहीं है। तो अब अगर खतरा होगा, इसकी किसी को बलि चढ़ाना ही होगा, तो योगी की बलि चढ़ेगी, इसमें अब संदेह नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी योगी की बलि चढ़ा पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका उत्तर भी नहीं है अभी तुरंत हमारे पास। और क्या उस स्थिति में बीजेपी फिर किसी चुनावी सफलता की उम्मीद उत्तर प्रदेश में 1-2 साल में कर पाएगी, इसका भी उत्तर नहीं है। और इसमें दरअसल हम उत्तर प्रदेश तक अवधुबे सीमित क्यों रखें? ये अखिल भारतीय स्तर पर भी बीजेपी के भीतर उत्तराधिकार की भी लड़ाई है क्या, कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन? ये अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल उठाया था चुनावी प्रचार के दौरान, जब वो 21 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर आए, कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह बन जाएंगे जी प्रधानमंत्री, गारंटी कैसे मानी जाए, और योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। तो और उन्होंने कहा कि भाई अगले साल 17 सितंबर को 2025 में वो 75 साल के हो जाएंगे। ये दरअसल आगे की भी लड़ाई है क्या, कि मोदी के बाद बीजेपी का नेता कौन? अरविंद केजरीवाल के वक्तव्य का जिक्र किया, ये देखकर कुछ ताज्जुब सा होता है कि अरविंद ने जो बात जेल से निकल के कही थी, तकरीबन वैसा ही कुछ घटित हो रहा है हम लोगों के सामने। उसका एक पक्ष तो घटित हो ही रहा है, योगी आदित्यनाथ को साफ कर देने की कोशिश। अब अमित शाह की नियुक्ति 2 साल बाद होगी कि 1.5 साल बाद होगी, उसके बाद मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, उनकी उम्र हो रही है, वो अपना रिटायरमेंट का पैकेज उनको चाहिए, उन्हें दिल्ली की कुर्सी पे एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो बिल्कुल उनके कहने पे काम करे और बिल्कुल उनका ख्याल रखे, उन्हें कोई दिक्कत ना पहुंचाए। तो ये सब चीजें भविष्य के गर्भ में है और धीरे धीरे कैसे घटनाक्रम बढ़ेगा तो हम जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य हूबहू सही साबित हो रहा है या नहीं साबित हो रहा है। अब जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में भी कम लत्याव नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र में भी कम लत्याव नहीं हो रहा है, झारखंड में भी बहुत झगड़ा हो रहा है जबरदस्त। झारखंड में सीता सोरेन ने क्या आरोप लगाया? सीता सोरेन ने आरोप लगाया है कि हमारे साथ मैं इसीलिए कह रहा हूं, अब एक सेकंड के लिए इंटरवीन कर रहा हूं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है।
उत्तर प्रदेश में सबसे हाई प्रोफाइल टकराव हो रहा है बीजेपी के भीतर ही, अंदर खाने पर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो राजस्थान हो, वो महाराष्ट्र हो, वो हरियाणा हो, टकराव की स्थिति कई राज्यों में आ गई है। अब ये बीजेपी में होता हमने देखा नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में होते देखा नहीं है, लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन चलाया गया है, जिस तरह सरकार चलाई गई है, उसका कोई ना कोई दुष्परिणाम तो निकल नहीं था। इस चुनाव में नहीं निकलता, किसी और चुनाव में निकलता। अब ये 2024 में पिछले 10 साल के शासन और संगठन का संचित दुष्परिणाम सामने आ रहा, ये देखने की बात है। अब इस बात पे हम लोग बहुत कम गौर करते हैं, चलते चलते इस बात को कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो समीक्षा हो रही है उसमें से 2 सीटों को बाहर क्यों रखा गया है भाई? उसके अंदर से बनारस को बाहर क्यों रखा गया है? उसमें लखनऊ को बाहर क्यों रखा गया है? 80 सीटों में समीक्षा नहीं हो रही है, समीक्षा 78 सीटों के ऊपर हो रही है केवल। भूपेंद्र चौधरी के दायरे से 2 सीटें बाहर हैं। तो मैंने बीजेपी की अंदरूनी मामलों की जानकारी रखने का दावा करने वाले एक पत्रकार मित्र से पूछा कि भाई बनारस को और लखनऊ को क्यों नहीं शामिल किया गया? तो उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि वहां बहुत टॉप सीक्रेट समीक्षा होगी। अब ये टॉप सीक्रेट समीक्षा क्या है, वो कैसे होगी, क्यों होगी, कौन करेगा उस टॉप सीक्रेट समीक्षा को? और टॉप सीक्रेट समीक्षा अगर नहीं होती तो उसमें किसके फंसने का अंदेशा था, किसके दरवाजे पे ठीकरा फूटता? तो पहले भी मैं कह चुका हूं एबीपी के मंच पर, और आप सब लोग भी मेरे ख्याल से उस दिन इस बात से सहमत थे कि ये जो समीक्षा हो रही है ये या तो योगी को साफ करने के लिए हो रही है या लीपापोती के लिए हो रही है। इसके 2 मकसद हैं। जितना योगी पे आंच आ सके उतनी आंच आ जाए, और अगर नहीं आ सके तो पूरे मामले की लीपापोती कर दी जाए। उसके बाद में नए सिरे से विधानसभा चुनाव जब नजदीक आएगा तब नए सिरे से देखेंगे, शक्तियों के संतुलन को देखेंगे, तब देखेंगे किसको हटाया जाए, किसको रखा जाए। अगर योगी जी को अभी हटाने की सायत नहीं आ पा रही है तो तब आएगी। पिछली बार देखिए, अभी श्यामलाल यादव ने अपनी किताब लिखी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के ऊपर, उस किताब में तो उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके से आदित्यनाथ को हटाने के लिए पूरा काम चल रहा था, लेकिन वो नहीं हटाया जा पाया। तो अब फिर से उसकी नौबत है। देखिए, वो अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि पीएमओ के निर्देशों का कभी पालन करते हैं, और उनका मन नहीं होता तो पालन नहीं करते। ऐसा नहीं है 100% निर्देश ठुकराते हो, फिर उसका वो पालन नहीं करते। शुरू में जरूर जब मुख्यमंत्री बने थे तो पीएमओ के निर्देशों पे वो चलते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी समझ में आ गया अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं कठपुतली बन के रह जाऊंगा, मेरे व्यक्तित्व का भी क्षय होगा, मेरी प्रतिष्ठा का भी क्षय होगा, और मेरी राजनीति डबल जीरो हो जाएगी। लेकिन उन्होंने फिर ऐसा नहीं किया, उन्होंने बहुत सी बातें नहीं मानी है। अब वो भाजपा के स्टार प्रचारक भी हैं, भगवा वस्त्रधारी भी हैं, संघ उनको पसंद करता है। और अभी ध्यान कीजिए, अभी गोरखपुर में आधे घंटे की 2 मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें, दरवाजे के पीछे मुलाकातें उनकी सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत से हो चुकी हैं। बाद में इसकी लीपापोती की गई है, गाड़ी में बातचीत हुई है, जो हमारी जानकारी ब्यौरा हो चुका है, संघ के काम की बिल्कुल उस ब्यौरे को हाँ ट्वीट हाँ कर वो चुके हैं, जानकारी उसको आई। फॉरवर्ड कर चुके हैं ऐसे सब में लोगों को। विनोद अग्निहोत्री, ये हार के बाद देखिए ठीकरा फोड़ने का खेल तो हर पार्टी में होता है। बीजेपी में खुलकर ऐसा खेल पहली बार होता दिख रहा है हमें उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये हार की जो थोड़ी सी खीज होती है, टीस होती है, उसका प्रकटीकरण हो रहा है, या ये सीधे सीधे आर पार हो रही है बीजेपी में? देखिए संदीप, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी सारी तस्वीर से कह दी है, दरअसल ये गंभीर बीमारी जो है उस पर ध्यान न देकर लक्षणों पर ध्यान दिया जा रहा है। किसी बीमार को अगर कैंसर हो या कोई और गंभीर बीमारी हो, लेकिन इलाज ब्लड प्रेशर का होगा, इलाज उसका दूसरी चीजों का होगा, बुखार का होगा। ये सब चीजें जो है भाई, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 73-74 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश में, तब भी गुटबाजी थी। और तब तो मतलब जिलों में तब कोई बहुत बढ़िया वो नहीं था, और उम्मीदवार भी बाहर से लाके दिए गए थे। 2019 में भी गुटबाजी और सब था। तब तो ये होता था कि भाई मोदी जी और योगी जी के करिश्मे से सारी गुटबाजी, सारे स्थानीय फैक्टर, जाति समीकरण सब ध्वस्त हो जाते हैं, और खाली वोट जो है मोदी जी और योगी जी के नाम पर मिलता है। तो भाई इस बार क्यों नहीं मिला? वो बीमारी ये है। इस पर ये बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधे? जो बनारस और लखनऊ की बात की शीतल सिंह ने या मैंने, कि भाई बनारस से बढ़िया कैंडिडेट तो कोई हो नहीं सकता। और बनारस में किसका साहस होगा जो गुटबाजी करे?
लेकिन वहां अगर 3-3.5 लाख की लीड कम हो रही है और आज अजय राय चुनौती दे रहे हैं कि दोबारा मोदी जी चुनाव लड़ लें हमसे, तो क्या इसमें बीमारी कहीं कुछ और है ना। उसको उस पर बात जब होगी तो उस साहस भाजपा के किसी नेता में नहीं है। तो भूपेंद्र जो योगी कैंप है वो इस पर कहेगा कि साहब हमने टिकट नहीं बांटे, हमसे हमारे टिकट नहीं मिले, हमको हमने जो जिनको मना किया था ये कि इनको मत दीजिए उनको टिकट दिया गया। केंद्र कहेगा कि योगी जी ने सहयोग किया, उम्मीदवार कहेंगे कि प्रशासन ने मदद नहीं की। तो ये सारी चीजें चलेंगी। जातीय गोलबंदी पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद और हिंदुत्व हावी क्यों नतीजा नहीं क्या हुआ? निकलेगा? ये आर पार बीजेपी में ये अंदरूनी रार किशोर जाति या कहां खत्म होती दिखती है आपको विनोद? मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं ये आपसे। तो नहीं, इस वक्त स्थिति ये है संदीप भाई कि वो पुराने जमाने में कम्युनिस्ट एक नारा लगाते थे, मार लो साथी जाने न पाए। तो इस समय जो योगी विरोधी कैंप है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, चाहे वो राज्य स्तर पर हो और चाहे केंद्र स्तर पर हो, ये मनोज राजन बहुत बेहतर जानते हैं, उसको लग रहा है कि ये मौका अच्छा है। इस वक्त सारा ठीकरा जो है योगी आदित्यनाथ पर छोड़ दो। और मुझे इतिहास दोहराता हुआ दिख रहा है। 1999 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें 58 से घट के 28 या 29 रह गई और तब कल्याण सिंह पर सारा ठीकरा फोड़ा गया। और उसके बाद का इतिहास सबको मालूम है। कमोबेश वही स्थिति हो रही है कि अपनी अपनी खाल बचा करके और योगी जी पर। भाई ये बताइए कि भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद में जानते नहीं थे कि सर्वेश कुमार सिंह डेथ बेड पर पड़े हुए हैं, आईसीयू में हैं, और उनका टिकट किया गया। कैसे किया गया, क्यों किया गया, ये समीक्षा में आना चाहिए ना। भूपेंद्र चौधरी को भी पता होना चाहिए था ना, उनके जिले का मामला था कि सर्वेश सिंह को अगर टिकट दिया जा रहा हो कहाँ है इस समय। तो वो अस्पताल अकेले में थे, योगी पर कैंसर गाज पेशेंट कैसे गिर सकती है विनोद? सवाल एक मिनट हरियाणा की भी बात कर लें। 10 से आंकड़ा 5 पर आ गया, 10 में से 10 जीती थी बीजेपी, 10 में से इस बार 5 जीत पाई। और ऐसे प्रदर्शन के बावजूद मनोहर लाल खट्टर को एक नहीं 2 कैबिनेट मंत्रालय, बड़े मंत्रालय, शहरी विकास और ऊर्जा उनको दे दिया जाता है। फिर महाराष्ट्र में क्या होगा? राजस्थान में किसकी जिम्मेदारी तय होगी? 11 सीटें आप हार रहे हो, 25 की 25, हनुमान बेनीवाल भी जोड़ लें तो हम 25 में से 25 दोनों बार जीती थी, 2019 2014 में बीजेपी। सिर्फ योगी पे सिलसिला कैसे थमेगा? ये तो गुजरात में भी एक सीट हार गई है बीजेपी, 26 जीती थी लगातार 2 बार। सवाल ये है कि यही मैं कह रहा हूं, बीमारी कुछ और है। जन असंतोष जो है उस पर ध्यान न दे करके जिन कारणों से जन असंतोष हुआ है, महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर और तमाम सारे जो मुद्दे रहे, सब उनकी तरफ ध्यान न दे करके खाली कि ये योगी ने हरवा दिया या खट्टर ने हरवा दिया, इसने हरवा दिया, उसने हरवा दिया, इस पर बात करके अपनी अपनी खाल बचाने की तैयारी है। क्योंकि बिल्डिंग के गले में घंटी कौन बांधे? मोहन भागवत जी ने थोड़ा सा इशारा किया बोल करके, लेकिन उन्होंने दिल्ली के गले हिम्मत तब में दिखाई कि घंटी पार्टी हार कौन गई चुनाव। बांधेगा? बीजेपी के अंदर इस तरह की अंतर्कलह, इस तरह का भीतरघात अमूमन देखने को नहीं मिलता है, पर ये हो रहा है। ये एक कड़वी हकीकत है। ये आने वाली बीजेपी के रूप स्वरूप, उसका नेता कौन होगा, उसकी लड़ाई भी है क्या? और ये लड़ाई अभी लंबी खिंचती दिखाई देती है, या इस पर विराम, पूर्ण विराम उत्तर प्रदेश में ही लगेगा? बात हो रही थी उत्तर प्रदेश की। जिस तरह की भीतरघात, अंतर्कलह और नोक झोंक की वहां से खबरें आ रही हैं, आने वाले दिनों में बीजेपी का रूप स्वरूप क्या होगा, क्या उसके कुछ संकेत और संदेश भी मिल रहे हैं? आपकी हजारों की तादाद में राय आई। नोएडा वासी हैं मुकुल, वो कहते हैं जीत का श्रेय लेने वाले हार की जिम्मेदारी भी लें। सिर फुटव्वल क्यों? सिर फुटव्वल इसीलिए तो है, बलि का बकरा कौन बनेगा और आगे कमान कौन संभालता दिखेगा। लेकिन इससे बीजेपी मजबूत होगी या और कमजोर होती दिखाई देगी, ये भी वक्त गवाही देगा। आज मेरे साथ बस इतना ही।